नमस्कार। बात पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज हम बात करेंगे एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आज उनके अभियान का 3 दिन की यात्रा का अंतिम दिन था। पिछले 3 दिनों में उन्होंने जो शुरुआत अयोध्या से की थी, कई दूसरे भी इलाकों में वो उत्तर प्रदेश में गए, चुनावी रैलियां भी उन्होंने एक तरह से की। लेकिन इन 3 दिनों में ज़मीन पर उनका असर चाहे दिखा हो या ना दिखा हो, लेकिन मीडिया में ओवैसी सुर्खियां बटोरने में ज़रूर कामयाब रहे हैं। ये उनकी सियासत का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें मीडिया का इस्तेमाल करना उनके लिए बेहद ज़रूरी है और इसीलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं, इस तरह के कदम उठाते हैं जिससे कि मीडिया में उनको जगह मिले। और यही कारण है कि पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कि वो एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, वहाँ पर उन्होंने ज़ोर शोर से न सिर्फ कई तरह की बातें कही हैं, बल्कि अपनी पार्टी का जो जनाधार है उसको मजबूत करने का प्रयास भी किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जितवाना है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनसे ये कहा जाता है, उनकी पार्टी के बारे में उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में हैं, तो इसका भी जवाब उन्होंने अपनी इन रैलियों में दिया। उन्होंने पूछा कि 2 बार 2014-2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो क्या ओवैसी के कारण बने, या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां जो थी वो कारगर नहीं हो पाई, इसके चलते मोदी को ये कामयाबी मिली। इसी तरह 2017 में भी, 2019 में भी जब सपा बसपा एक हो गए थे, 2017 में जब बीजेपी जीती, 2019 में सपा बसपा के एक होने के बावजूद अब बीजेपी जीती, तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी तोहमत किसके सिर पर मढ़ी जाएगी, ये सवाल ओवैसी ने पूछा है। लेकिन हमें यहाँ पर ओवैसी की सियासत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनको बीजेपी का बी टीम कहती हैं, और शायद इसलिए कहती है क्योंकि जब ओवैसी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब उन्होंने चुनौती दी कि वो योगी को दोबारा सीएम नहीं बनने देंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो शायद मायावती के कहे पर कभी टिप्पणी ना देते हों, अखिलेश यादव के कहे पर कभी टिप्पणी ना देते हों, तुरंत मैदान में उतर आए ओवैसी के इस बयान के बाद और कहा कि ओवैसी देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनका बहुत बड़ा जनाधार है और जो चुनौती ओवैसी ने दी है वो इसको स्वीकार करते हैं। तो एक तरह से बीजेपी भी कोशिश करी कि ओवैसी का कद थोड़ा उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए। अब इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, वो तो बहुत सीधी सरल रणनीति, हम सब समझते हैं कि क्या रणनीति है। उत्तर प्रदेश में करीब 18 से 19% मुस्लिम मतदाता हैं। करीब 140 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि परिणाम पर उनकी मौजूदगी असर डाल सकती है। इनमें अगर हम सीटों की बात करें तो 71 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि 20 से 30% मुस्लिम मतदाता हैं, और 72 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर कि 30% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। तो 140 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर पड़ता है, ये एक सामान्य आकलन है। वो भी तब जब वो सब एक यूनिट की तरह वोट डालें, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम भी सब जानते हैं कि जिस तरह से हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, अलग अलग समुदाय हैं, वैसे ही मुसलमानों में भी अलग अलग समुदाय हैं और वो इस हिसाब से अपनी अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से वोट डालते हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ओवैसी की पॉलिटिक्स क्या है। वो ये कह रहे हैं कि 100 उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे और ये 100 उम्मीदवार जो होंगे वो चुन चुन करके ऐसी सीटों पर खड़ा करेंगे जिनका मैंने भी आपको जिक्र किया कि 71 पर 20 से 30%, 72 पर 30% से अधिक मुसलमान हैं। तो इनमें से 100 सीटों को चुन करके, जहां पर कि मुसलमान मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, वहां पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है और बीजेपी को शायद इसी बात की उम्मीद है कि अगर ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं का वोट काटते हैं, सारा वोट बीएसपी या एसपी की तरफ जाने से रोकते हैं, तो शायद बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सकता है। ऐसा हुआ भी है। 2017 में कुछ ऐसी सीटें जहां पर कि मुस्लिम मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि देवबंद है, कांठ है, रुदौली है, थाना भवन, यहाँ पर बीजेपी जीत गई 2017 में, क्योंकि सपा और बसपा दोनों ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। ऐसी कई सारी सीटें, मैंने आपको कुछ का नाम बताया है। तो हुआ क्या कि जो मुस्लिम वोट थे वो सपा और बसपा में बढ़ गए और जो बीजेपी का अपना हिंदू उम्मीदवार था वो इन सीटों से चुनाव जीत गया। तो इसीलिए बीजेपी की कोशिश यही होगी कि 100 सीटों पर जहां ओवैसी खड़ा कर रहे हैं, वो अगर मुसलमान बीएसपी को अपना पसंद इस बार नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि बीएसपी उतनी ताकतवर नहीं है, तो शायद वो एआईएमआईएम के उम्मीदवार को वोट दे दें। ये शायद एक रणनीति होगी और इसीलिए बीजेपी की बी टीम उनको उनके विरोधी कहते हैं और यही कारण है कि उनको लगातार
इस बारे में उनके बारे में सवाल भी पूछे जाते हैं। 2017 की जहाँ हमने बात की थी, बीएसपी ने 97 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और सपा ने 67 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। तो ये इतनी बड़ी संख्या में उतारे थे, लेकिन 24 ही जीत पाए थे। और ये बड़ा कारण यही था कि जो मुस्लिम मतदाता थे उनके वोट बढ़ गए और इसका सीधा फायदा 2017 में बीजेपी को मिला था। तो क्या 2022 में भी ऐसा ही होगा? क्योंकि बीएसपी के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रह गई है, तो शायद वो मुस्लिम मतदाताओं की पसंद ना बने। तो ऐसे में क्या ओवैसी बीएसपी की जगह ले सकते हैं? ये राजनीतिक विश्लेषक सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ओवैसी की अपनी पॉलिटिक्स क्या है भाई? तेलंगाना की एक पार्टी जिसका हैदराबाद में खासतौर से जनाधार था, जब तेलंगाना का विधानसभा चुनाव वहाँ पर भी वो 7 सीटें ही जीत पाए। तो ऐसा क्या हुआ इस पार्टी में कि वो हर जगह जाकर खुद को मुसलमानों की हमदर्द बताकर के उनके वोट लेना चाह रही है, अपना जनाधार बढ़ाना चाह रही है। लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाने की आज़ादी है और ऐसा किया भी। ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में जाकर के चुनाव लड़ा और सबको हैरान कर दिया जब 1 लोकसभा की सीट जीती और बाद में विधानसभा में 2 विधानसभा की सीटें वो जीत करके आए। बिहार को कौन भूल सकता है? बिहार की हम बात करें, 2015 में वो 6 सीट लड़े थे, 5 पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 20 मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा। इसमें से 20 में से 5 पर वो चुनाव जीत गए। ये माना जाता है कि आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको 20 मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, वरना आज तेजस्वी यादव वहाँ के मुख्यमंत्री होते। तो ये ओवैसी की पॉलिटिक्स है बिहार को लेकर। यूपी में वो अपनी ताकत नहीं दिखा पाए हैं। 2017 में उन्होंने ज़रूर 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 37 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। केवल 0.2% वोट उनकी पार्टी को मिले थे, यानी केवल 2 लाख वोट पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को मिले थे। नोटा को भी इससे कहीं ज़्यादा वोट मिल गए थे। तो ये मान करके चलना कि यूपी का मुसलमान उनको एक विकल्प मानते हुए चुन लेगा, शायद कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बंगाल, जहां हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहां पर भी ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, वहां पर बड़ी बड़ी सभाएं की थी। वहां पर भी बीजेपी ने ओवैसी का बार बार नाम लेकर उनका कद बढ़ाने की कोशिश की थी। वहां पर उन्होंने 7 उम्मीदवार अपने चुनाव मैदान में उतारे थे, सभी की जमानत जब्त हो गई थी और वहां पर 0.02% वोट केवल ओवैसी की पार्टी को मिले थे। तो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। ओवैसी कोशिश अपनी ओर से ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनके ऊपर जो बीजेपी की बी टीम बनने का या बीजेपी को परोक्ष रूप से फ़ायदा पहुंचाने का जो आरोप लगता है, मुझे लगता है कि इस आरोप से मुक्ति पाना और इस पर सफाई देना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शायद तभी वो उन मुस्लिम मतदाताओं का विश्वास जीत पाएंगे जो बीजेपी के बजाय या बीजेपी को हराने के लिए किसी दूसरी पार्टी को अपना वोट देना चाहते हैं। तो ओवैसी की पॉलिटिक्स फिलहाल तो इतनी ही लग रही है। बाद में गठबंधन को लेकर के भी वो बड़े उत्सुक दिख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ उनका गठबंधन हुआ है। उनके गठबंधन ने बड़ा विचित्र फार्मूला भी दिया है कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे, जिनमें से ओवैसी का भी 1 साल का नंबर आने वाला है, ऐसा वादा किया गया है मतदाताओं से। तो ये सारी बातें हैं। चंद्रशेखर जो हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके साथ भी उनकी एक फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी। हालांकि वो एक किसी टीवी कार्यक्रम में थी, तो इसलिए उसका ये मतलब निकालना कि वो गठबंधन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ओवैसी चाहेंगे कि जो दलित वोट हैं उनको भी अपने साथ रखा जाए। जो उनकी उत्तर प्रदेश में सभाएं हुई हैं 3 दिनों में, उनमें वहाँ पर बाबा साहब का फ़ोटो भी उन्होंने अपने डायस पर लगाया था। तो वो दलित मतदाताओं को भी अपनी ओर लुभाना चाहते हैं। वो सीधे तौर पर बीएसपी का विकल्प बनकर वहाँ पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में और लखनऊ में दूरी जो है वो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूरी है। बोली का भी फ़र्क पड़ जाता है, लहजे का भी फ़र्क पड़ जाता है। ये तमाम बातें हैं और शायद इसीलिए ओवैसी के लिए चुनौती बहुत कठिन है उत्तर प्रदेश की। बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।